Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 जुलाई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नाइजर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया। एंशिएंट साउथ इंडिया के रेफरेंस में कुछ नाम दिए गए, कोरकई, पोम्पुहर, मुचिरी। तो ये सारी जो नाम है ना, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल सिटीज़, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं आई फ्लू के बारे में पढ़ा होगा। तो लगातार हमारे देश में आई फ्लू के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेशली दिल्ली के अंदर में बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। एक दिन के अंदर एम्स के अंदर 100 पेशेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं आई फ्लू से संबंधित। आई फ्लू कह लो या फिर कंजंक्टिविटिस कह लो, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो कंजंक्टिविटिस की बात की जा रही है। तो कंजंक्टिविटिस भारत में अचानक से क्यों फैल रहा है, प्लस यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या हैं, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है। पहले मैं आपको न्यूज़ सोर्सेज दिखा देता हूँ कि हम लोग इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आखिरकार, क्योंकि इसकी लगातार डिस्कशंस हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर आपको हज़ारों आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए नज़र आ जाएंगे कंजंक्टिविटिस के रिगार्डिंग। तो दिल्ली के अंदर में कंजंक्टिविटिस के जो केसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इसको लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इवन इंडियन एक्सप्रेस ने अभी 2 घंटे पहले यहाँ पे कवर किया है, जहाँ पे बताया गया 100 कंजंक्टिविटिस पेशेंट्स जो है एक दिन के अंदर में एम्स में देखे जा रहे हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि नॉर्मल हैं। अब हमें समझना होगा डिटेल से कि आखिरकार ये कंजंक्टिविटिस है क्या। दोस्तों देखो, पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है, अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम बारिश देखने को मिली है नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उस बारिश की वजह से जो फ्लड्स हैं वो भी हमने देखे। तो उस बारिश को भी कहीं ना कहीं एक मेजर कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये कंजंक्टिविटिस है, जो ये आई फ्लू है, वो आज के समय पर बहुत सारे केसेस के तौर पर देखने को मिल रहा है हमारी नेशनल कैपिटल के अंदर में। अब क्वेश्चन ये है कि सर कंजंक्टिविटिस इतनी देर से हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, इस कंजंक्टिविटिस को हम लोग पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है कि जैसा यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पर इनकी आँख दिख रही होगी इन पर्सन की, ये पूरी तरह से लाल हो चुकी है, सूज चुकी है, आँख में से लगातार पानी गिर रहा है। तो इसी को हम लोग कंजंक्टिविटिस का नाम देते हैं। इसको हम लोग पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि जो हमारे आँख के अंदर में जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जो आपको ये वाइट कलर का पोर्शन दिखता है ना आँख के अंदर में, उसी में इन्फेक्शन फैल जाता है, उसी में यहाँ पर सूजन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक कंजंक्टिविटिस वाली सिचुएशन है वो यहाँ पर बनकर निकलती है। क्योंकि आपको पता होगा हमारी आँख में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हमारी आई बॉल को कवर करता है और इसी मेम्ब्रेन को कंजंक्टिवा बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कंजंक्टिविटिस का नाम दिया गया, इसी कंजंक्टिवा वर्ड से मिलाकर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये आँख है वो इतनी गुलाबी क्यों हो जाती है, पिंक क्यों हो जाती है। देखो, बोला जाता है हमारी आँख के इस कंजंक्टिवा के अंदर में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स के अंदर में सूजन आ जाती है और सूजन आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाल पड़ने लगती हैं।
और उन्हीं ब्लड वेसल्स की सूजन की वजह से जो हमारा वाइट कलर का पोर्शन है आइज़ का, वो रेडिश या फिर पिंक कलर का दिखने लगता है। अब क्वेश्चन यह है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो फैल रही है। देखो, इसके पीछे के कारण वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी भी हो सकती है। तो वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी की वजह से जो ये कंजंक्टिविटिस है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। यहीं पर एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि इसमें जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कंजंक्टिविटिस होता है ना, ये हाईली कॉन्टेगियस है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से फैल सकता है, जबकि जो एलर्जी से कंजंक्टिविटिस हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं फैलता। ध्यान रखना इस बात को, बैक्टीरिया और वायरल वाला कंजंक्टिविटिस काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। और वो ट्रांसमिट कैसे होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से। अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन तब होता है कि जब एक पर्सन के आँख में ये इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। अब क्या है, उसने किसी नॉर्मल पर्सन के सामने खांस दिया हो या छींक दिया हो, तो उससे जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल पर्सन के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये कंजंक्टिविटिस फैल सकता है। समझ गए? तो ये तो हुआ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। एक है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगा, अब मान लो यहाँ पर अगेन एक पर्सन है जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। वो कुछ अपनी टॉवल यूज़ कर रहा है, मेकअप यूज़ कर रहा है, एक अपना तकिया पिलो यूज़ कर रहा है, कॉन्टैक्ट लेंसेज है उसके। अब कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल पर्सन ने उसी के यानी इन्फेक्टेड पर्सन के सामान को यूज़ कर लिया, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल यूज़ कर ली, या फिर उसका तकिया यूज़ कर लिया, या फिर उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर लिए, तो उस नॉर्मल पर्सन को भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांसमिशन है इस कंजंक्टिविटिस का, ये जो है कहीं ना कहीं पॉसिबल नज़र आता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पिक्चर देखना होगा। ये वाली जो आँख आपको दिखाई गई है इस फोटो के अंदर में, वो एक हेल्दी आई है, ठीक है। और हेल्दी आई से यहाँ पर जो दूसरी वाली आंख आपको दिख रही होगी बराबर में, ये वायरल कंजंक्टिविटिस है, यानी जो वायरस की वजह से हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वायरल कंजंक्टिविटिस में जो आंख है वो सबसे ज़्यादा लाल होती है। फिर उसके बाद में बैक्टीरियल कंजंक्टिविटिस में आंख वायरल वाले से थोड़ी सी कम लाल होती है। और एलर्जी वाले कंजंक्टिविटिस में भी अगेन आप सिचुएशन देख पाओगे, थोड़ी कम लाल है। लेकिन एग्जैक्टली इन तीनों सिचुएशन में हो क्या रहा है कि आंख जो है पिंक या फिर रेडिश कलर की हो जाती है, सूजन हो जाती है, आंख से पानी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है वो हम बात कर रहे थे। तो मेन कॉमन साइंस जो है वही अगेन आंखों में रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, और बार बार हाथ लगाने का मन करता है आँख के अंदर में, खुजली करने का मन करता है आँख के अंदर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जैसे ये फ्लू स्टार्ट होता है ना, आंखों में से लगातार पानी जो है वो गिरने लगता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इस कंजंक्टिविटिस का जो ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है, तो उन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके यहाँ पर इसको ठीक किया जा सकता है। नहीं तो फिर एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यह है कि आर्टिफिशियल टीयर्स का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं उनका यूज़ कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। समझ गए? तो ये इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इसके डिस्कशंस हो रहे हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आपने कहीं पर लिखनी है नोट्स के फॉर्म में, उसको कहीं पर पेस्ट करनी है, या फिर जो आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिखनी है, तो वो सब कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो सब आपको यहाँ पर स्क्रीन के नीचे दिखाई पड़ रही होंगी। यहीं से मैंने आपको ये सारा का सारा समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, पीडीएफ से इसको डाउनलोड कर लेना। ना इसी के नीचे एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर नंबर 2 से इसको लिंक कर सकते हो। काफ़ी सारे एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है वो थोड़ा समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो एसिड की बिक्री होती है उस एसिड की बिक्री के ऊपर में बैन लगाने से रिफ्यूज़ कर दिया है। स्पेशली ब्लैंकेट बैन लगाने से मना कर दिया है। ब्लैंकेट बैन क्या होता है, कंप्लीट तरीके से बैन लगा देना। तो जो एसिड है ना, एसिड की बिक्री के ऊपर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में पिटीशंस डाली गई कि इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। क्यों? क्योंकि एसिड अटैक के जो केसेस हैं वो पिछले कुछ समय में तेज़ी से बढ़कर निकले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये केस जो है हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाने से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है कि हम इसके ऊपर कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते। हाँ, इसको रेगुलेट करने के ऊपर बिल्कुल फोकस करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा देंगे तो इससे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एसिड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर एसिड का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, सेफ्टी के साथ में उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी। उन इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता हुआ नज़र आएगा। इसके बदले में हाई कोर्ट ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाएंगे, रेगुलेशंस को पूरी तरह से रखेंगे, यानी एक प्रॉपर कानून होगा कि फालतू में यहाँ पर एसिड नहीं बिकेगा।
और अगर इलीगल सेल होगी, अवैध तरीके से एसिड को बेचा जाएगा या इसका मिसयूज़ होगा, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी खतरनाक होंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में या फिर जो पर्सन ये कर रहा है उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सकती है, वो भी हाई पेनल्टीज़। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी 39 ईयर ओल्ड शाहीन मलिक के थ्रू, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। ठीक है, एसिड का अटैक किया गया इनके ऊपर, बच गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ये जो प्रॉब्लम है इसको उठाया। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कई सारे केस निकल कर आए हैं। 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 मई 2023 तक अगर आप देखोगे तो दिल्ली पुलिस ने लगभग 50 एफआईआर को रजिस्टर किया है 2015 रूल्स के अंडर में। 2015 का हमारे पास में एक कानून है। क्या कानून है? दिल्ली पॉइजनस पोजेशन एंड सेल्स रूल्स 2015, जहाँ पर मेन फोकस किया गया है कि जो ये एसिड का सेल होता है ना, इस एसिड के सेल को यहाँ पे कंट्रोल करना, जो इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से एसिड बेचा जा रहा है उसके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करना। और पिछले साल आपको पता होगा एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वो थी दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 में 17 साल की एक लड़की जो कि अपने स्कूल जा रही थी, उसके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया गया वेस्ट दिल्ली के अंदर में। ठीक है, इस प्रकार के केसेस, कई सारे केसेस निकल कर आए हैं। तो इन्हीं चीज़ को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया वो मैंने आपको समझाया। लेकिन क्या आर्टिकल इतना इनफ है? नहीं। देखो, ऐसे टॉपिक को लेकर आपसे मेंस में प्लस इंटरव्यू के अंदर में क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत बातें ज़रूर से पता होनी चाहिए। एसिड अटैक का सिनेरियो भारत में क्या है, पिछले कुछ समय पर कैसा रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ रिसेंटली चर्चा में इसलिए भी थी क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर में, फ्लिपकार्ट जो कि हमारा आपको पता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कई सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो फ्लिपकार्ट से रिसेंटली हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक एक्सप्लेनेशन मांगा था। क्या एक्सप्लेनेशन मांगा था? कि फ्लिपकार्ट ने एसिड कैसे बेचा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर एसिड बिक रहा था। पिछले साल एक व्यक्ति ने एसिड को खरीदा और कहीं ना कहीं एक वही 17 साल की लड़की के ऊपर यहाँ पर उस एसिड से अटैक करा। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो न्यूज़ में आ चुका था। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस पिछले साल उठाए गए थे। अब इंडिया में एसिड अटैक का सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सोर्स के साथ में बात करेंगे। तो जो हमारे पास में NCRB है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर आप सोर्स लिख देते हो तो और अच्छी बात है। ये जो NCRB है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है पूरे साल के अंदर में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको लेकर सारा का सारा डेटा प्रेजेंट करना हमारे सामने। तो NCRB ने यहाँ पर NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 14 केसेस एसिड अटैक के रिपोर्ट करे गए हैं 2021 के साल में, हर महीने पर मंथ के हिसाब से पूरे देश भर में हर महीने 14 केस निकल कर आ रहे थे एसिड अटैक के। लेकिन अगर हम उससे पिछले कुछ साल देखें और अब का समय देखें तो कहीं ना कहीं एसिड अटैक के केसेस थोड़े बहुत यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ये केसेस नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये तो वो केसेस हैं जो कि हमको दिख रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, घर के अंदर यहाँ पे अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर में, तो काफ़ी सारे केसेस में एसिड अटैक भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एसिड अटैक होने के बाद में महिला को प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना निकाल कर दे। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो वो तो मोटे मोटे केसेस हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं तक नहीं पता चल रही है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस एसिड अटैक के मामले में कॉन्विक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी जब पकड़ा जाता है किसी को इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो यहाँ पे उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है। आप कह सकते हो ज़्यादा लोग यहाँ पे अपराधी घोषित नहीं हो पाए हैं। आप इस डेटा से अंदाज़ा लगा सकते हो। साल 2021 में केवल और केवल जो 3 केसेस हैं वो केसेस थे जहां पर एक एक्यूज़ को दोषी साबित किया गया। केवल 3 केसेस में एक्यूज़ को दोषी साबित किया गया, जबकि 11 केस ऐसे थे जहां पर जो दोषी है उसको यहां पर छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। समझ गए कि क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर में एसिड अटैक को लेकर। अब उसके बाद में बात की जाती है कि हमारे पास में कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, हमारे पास में कौन कौन से कानून देखने को मिलेंगे जो कि एसिड अटैक को भारत में कंट्रोल करने का काम करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है ओवर द काउंटर सेल इज़ बैंड इन इंडिया। तो आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कि एसिड अटैक को रोकने के लिए कोई लॉज वगैरह हैं, और मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में ऐसे क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है? ओवर द काउंटर सेल इज़ बैंड इन इंडिया। यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो शॉप पर जो ये एसिड है इसकी बिक्री के ऊपर में पूरी तरह से बैन लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन 2013 में ही लगा दिया था पूरे देश भर में कि आप नॉर्मली ऐसे नहीं बेच सकते एसिड बेचने के लिए जो एक पर्टिकुलर सेलर है उसका प्रॉपरली यहाँ पर आप कह सकते हो डेटा मेंटेन करना होगा, एक रजिस्टर तैयार करना होगा, उसमें सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे सेल ऑफ एसिड के, सारी डिटेल्स वहाँ पे रखनी होगी कि कौन सा व्यक्ति या किस व्यक्ति को ये एसिड बेचा है, उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स यहाँ पे रखनी होंगी। ये बात यहाँ पे बोली गई।
और उस रजिस्टर के अंदर में वो भी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी कि मान लो कोई पर्सन है जो एसेट खरीदने आया है नॉर्मली शॉप पे से, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, प्लस उसका एड्रेस वगैरह ये भी रखना होगा, तब जाके यहाँ पर वो एसेट सेल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कानून है ये लाया गया था एक जो केस हुआ था 2013 में, लक्ष्मी अग्रवाल का केस। ठीक है, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को जारी किया था और इन्होंने बोल दिया कि एसेट को बेचने के लिए जो लाइसेंस लेना ज़रूरी है और इसको कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया गया। अगेन वो यहाँ पर इसको बिल्कुल ज़रूरी कर दिया गया कि बिना लाइसेंस के आप एसेट को नहीं सेल कर सकते। ठीक है, ये पहला लॉ देखने को मिलेगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स। जो भी यहाँ पर शॉप, जो भी दुकानें जो कि एसिड को बेच रही हैं, उन शॉप्स को कहीं ना कहीं पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस कानून के अंदर में रजिस्टर्ड करवाना होगा और जितने भी रूल्स हैं ये रूल्स कहीं ना कहीं बायर के लिए भी अप्लाई होंगे, जो एसेट खरीद रहा होगा उसके लिए भी अप्लाई होंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई पर्सन अगर एसेट खरीदने आता है तो उसको अपना एक आईडी कार्ड देना होगा, तब जाके वो एसेट बाई कर पाएगा। और साथ ही साथ में रीज़न बताना होगा, एक ठोस रीज़न होना चाहिए कि हाँ एसेट मैं किस पर्पज़ के लिए ले जा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे बोला गया कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एसेट अलाउ ही नहीं है, आप उनको बेच ही नहीं सकते। और अगर कहीं ना कहीं इन कानूनों का, इन नियमों का वायलेशन होता है तो इसके लिए जो शॉप है उसके ऊपर 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जा सकता है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, इस प्रकार से कानून लेकर आया गया। फिर उसके बाद में बात की जा रही है लीगल प्रोविजंस की। लॉज क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे देश के अंदर में जो कि इस वाले क्राइम से डील करते हैं। देखो, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई भी अलग से लॉ नहीं है जो एसिड अटैक से डील कर रहा हो। ये तो कुछ नियम लेकर आए गए जो मैंने आपको पढ़ाए। वैसे जो प्रॉपर कानून की बात करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉपर कानून आपको देखने को मिलेगा नहीं। प्रॉपर कानून आता है वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 2013 के अंदर में जब अमेंडमेंट किया गया था तब उसके बाद एसिड अटैक के ऊपर में थोड़ा सा जोर दिया गया लक्ष्मी अग्रवाल केस के बाद में। और जो भी ऑफेंस मान लो यहाँ पे एसिड अटैक के निकल कर आ रहे हैं, उन केसेस को यहाँ पर रजिस्टर किया जा सकता है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 320, सेक्शन 322, सेक्शन 325, सेक्शन 326 और सेक्शन 307। ठीक है, तो सेक्शन 320, 322, 325, 326 एंड 307 जो हमारे आईपीसी के सेक्शंस हैं, इनके अंदर में यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है एसिड, रजिस्टर्ड किया जा सकता है इन एसिड अटैक केसेस को। जैसे ये जो सेक्शंस हैं ना, ये मोस्टली बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट के बारे में। तो ग्रीवियस हर्ट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एसिड अटैक से एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से खतरे में पहुँच गई है, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, काफ़ी दिनों से ज़्यादा से सफ़र किया है। ठीक है, तो उस प्रकार के केसेस यहाँ पर ज़्यादातर हैंडल किए जाते हैं। और जैसे मैंने बोला, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था 2013 में, और इस अमेंडमेंट के तहत आईपीसी के अंदर में सेक्शन 326A और 326B को यहाँ पर ऐड किया गया ताकि एसिड अटैक के केसेस के साथ में सेपरेटली डील किया जा सके। समझ गए। अब उसके बाद में कुछ और कानून जैसे देखने को मिलेगा, एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर यह अटैक हुआ है उनके रिलीफ के लिए भी बात सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मिनिमम कंपनसेशन 3 लाख रुपए का उनको देना चाहिए जिनके ऊपर ये एसिड अटैक हुआ है। और सेक्शन 326 जो क्लॉज ए है ये भी बात करता है कि जो स्टेट्स जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रकार की हरकत करता है जिसने यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये एसिड अटैक किया है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मिनिमम 10 साल की जेल होनी चाहिए। और जो वो 10 साल की जेल, अगर वो घिनौना एक कह सकते हो कि पूरा केस निकल कर आया है तो उसमें कहीं ना कहीं वो जेल ज़िंदगी भर की हो सकती है उसे। और फ़ाइन 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये जो 10 लाख रुपए होंगे जो लिए जाएंगे, जिसने ये हरकत की है वो 10 लाख रुपए बेसिकली विक्टिम को दिए जाएंगे, यानी जिसके ऊपर इसने अटैक किया है। तो इस प्रकार के जो लॉज है वो यहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पर ऐड करे गए। समझ गए। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि एसिड अटैक को लेकर क्या क्या सिनेरियो। अब आप आर्टिकल पढ़ते तो आर्टिकल पढ़कर ऐसे ऊपर से निकल जाते, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती हैं। मैं आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेन सेक्शन में पिछले साल दिसंबर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहीं से मैंने ये सारा का सारा डेटा उठाकर आपको समझाया है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक काम की इन्फॉर्मेशन, अगर आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक अच्छा मौका है कि आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। उस पेड ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, डेली करंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पीडीएफ्स पसंद नहीं होती है, पीडीएफ डाउनलोड करना वो पसंद नहीं करते कि मैं पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फ़ोन में स्टोर करके रखना नहीं चाहता है ना। तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। उस ग्रुप में सीधा सारा का सारा कंटेंट पेस्टेड है, आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जब मन चाहे तब आप पढ़ सकते हो, डेट वाइज सारा का सारा कंटेंट डला हुआ है।
ठीक है। और काफ़ी लोगों को पीडीएफ चाहिए होती है कि सर मैं प्रिंट आउट निकलवाऊंगा उसके बाद पढ़ूंगा, है ना, तो वो प्रिंट आउट निकलवाने का ऑप्शन भी उसमें है। तो हर तरीके का जो ऑप्शन जो कहीं ना कहीं आपको सूट करेगा वो सारे ऑप्शंस उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहाँ पे आपको, जैसे ये द हिंदू का मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हिंदी माध्यम वाले जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, पिछले 2 महीने से ढेरों एस्पिरेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं जिनको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। नाउ अब आते हैं इसके कॉस्ट के ऊपर में। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है। फ़ी जो है 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल और केवल एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना है 499 का। आगे फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ वापस कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं लेना होगा, कुछ नहीं। केवल एक बार ग्रुप ज्वाइन करो, उसके बेनिफिट्स आप उठाते रहो। बाकी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपने व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाकर इस नंबर पर मैसेज करना है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ग्रुप को ज्वाइन करने में। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, प्रोसेस बताया जाएगा पेमेंट का, जिसके बेसिस पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही साथ में दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में आप लोग जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर चाहते हो पर्सनली जुड़ना तो इंस्टाग्राम पे क्या करना है, जाओगे दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, सर्च बॉक्स में आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप ही मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ यहाँ पर आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ तो मणिपुर इशू के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स इसका कवरेज हो चुका है। देन उसके बाद में ये आर्टिकल थोड़ा सा रिलेवेंट है। इवन आज का जो मेंस का क्वेश्चन है ना, वो इसी छोटे से आर्टिकल के ऊपर है। हम बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आज इस छोटे से आर्टिकल को मिस कर देंगे, है ना। लेकिन इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी आप थोड़ी देर में समझोगे। हो क्या रहा है, पार्लियामेंट के अंदर में मानसून सेशन चल रहा है। कई सारे जो बिल्स हैं वो लेकर आए गए, कई सारे बिल्स पास भी हो गए। कुछ बिल तो मैंने आपको 6-7 बिल तो मैंने कुछ वीडियोज़ में, यानी पिछले 2-3 दिन के वीडियोज़ में पढ़ा दिए हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला बिल, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, ऐसे कई सारे बिल्स मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में पढ़ा दिए। फिर अभी बात की जा रही है वीमेन बिल की। अब ये वीमेन बिल क्या है, तो आपको पता होगा जो हमारा पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। महिलाएं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी लोकसभा राज्यसभा के अंदर में। तो इन महिलाओं को एक अच्छा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट 33% का रिजर्वेशन आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है, महिलाओं को। तो इस वजह से यहाँ पर ये विमेन रिजर्वेशन जो बिल है इसके ऊपर मेन फोकस किया गया है। तो ये जो बिल है पहले कई बार लाने की कोशिश की गई है, विमेन रिजर्वेशन बिल और द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 108 अमेंडमेंट बिल कई बार लाने की कोशिश की गई, जिसमें मांग की गई है 33% रिजर्वेशन की महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर में और हमारी स्टेट असेंबलीज़ के अंदर में, ठीक है। जो हमारी स्टेट असेंबलीज़ होती है ना, विधानसभा, इनके अंदर में कहीं ना कहीं 33% का रिजर्वेशन की मांग की गई है। लेकिन अभी तक प्रॉपरली इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं जो टॉपिक है एक बड़े डिबेट का इशू बन चुका है। कहीं पर लोग सपोर्टिव वे में हैं, कहीं पर लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में हैं। इस प्रकार से डिबेट लगातार इस बिल को लेकर चल रही है। कई एडिटोरियल हमने डिस्कस किए हैं पिछले साल। अब हुआ क्या है, इस बिल को अभी पार्लियामेंट में रखने के लिए, पार्लियामेंट में लाने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ में आना होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना डिसीजन देना होगा, अपनी राय देनी होगी, उसके बाद में इस बिल को रखना होगा। ये यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल में तो खैर कुछ नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस बिल का बैकग्राउंड, हर एक डेटा पता होना चाहिए, स्थिति पता होनी चाहिए कि जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर पार्लियामेंट के अंदर में किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कह सकते हो रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ना रिसेंटली क्या होता है कि 10 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती हैं, प्रदर्शन चलता है, क्योंकि मांग ये की गई है कि भाई लंबे समय से वेमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग पड़ा है, आप उसको जो है पास क्यों नहीं करते हो, क्योंकि बिल जब पास होगा तभी जाके कानून बनेगा, तभी जाके वो लागू हो पाएगा, ठीक है। तो उसको पास करने की मांग लंबे समय से यहाँ पर की गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ। जो ये मुद्दा है ना विमेन रिजर्वेशन का, ये बार बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में एक डिबेट के तौर पर उठा है, लेकिन हर बार यहाँ पे अननेसेसरली इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस मुद्दे पे कोई भी ज़्यादा फोकस कर नहीं रहा है, ठीक है। अब बात की जाती है, देखो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लोगों ने अपने हिसाब से वोट देकर अपने पसंदीदा सरकार को उठा रखा है।
है ना। तो जो इस डेमोक्रेसी के अंदर में कहीं ना कहीं सभी ग्रुप्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी मेन फोकस हम करते हैं। इसी को देखते हुए पिछले कुछ 10 सालों में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये वेमेन रिजर्वेशन का बिल का जो केस है वो काफ़ी चर्चा में आ चुका है। वेमेन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं आज के समय के डिबेट्स का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। अब क्या बात की जाती है, सबसे पहले रिजर्वेशन ऑफ वेमेन इन लोकल बॉडीज़ की बात की जाती है। हुआ क्या था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वेमेन, ये ना एक पूरा प्लान है महिलाओं के लिए। अब ये जो प्लान है इन्होंने 1988 में एक रिकमेंडेशन दिया था। क्या रिकमेंडेशन दिया था कि जो वेमेन हैं उनको पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, यानी लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए एक आरक्षण होना चाहिए ताकि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स के अंदर में हो। इस प्रकार का रिकमेंडेशन नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वेमेन ने दिया था 1988 में। और जो ये रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर आप कह सकते हो 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया हमारे संविधान के अंदर में। ठीक है, जिसने यहाँ पर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन स्टेट गवर्नमेंट से क्या बोला, उनसे ये बोला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज के अंदर में 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी, वो महिलाओं के लिए रहेगी 1/3 सीट। उसके अलावा जो हमारे ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन होते हैं पंचायती राज के अंदर में सभी लेवल्स के ऊपर में, तो उस चेयरपर्सन के लिए भी 1/3 जो बेसिकली सीट है वो महिलाओं के लिए रहेगी। अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और इन सब चीज़ों के साथ साथ 1/3 जो रिजर्व सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वीमेन के लिए भी रखी जाएंगी इन्हीं सीट्स के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। कई सारे जो राज्य हैं इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, इन सब ने कुछ लीगल प्रोविजंस, कुछ लीगल कानून को बनाया जहाँ पर इंश्योर किया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, इन राज्यों के अंदर में जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर महिलाओं को 50% के आसपास रिजर्वेशन दिया जाए। 50% सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर उसको रिजर्व कर दी जाए। उसको बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया कुछ अलग से स्टेट्स ने। ठीक है, ये आप देख पाओगे इस प्रकार से काम हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये वेमेन रिजर्वेशन बिल है ये एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये वेमेन रिजर्वेशन बिल डायरेक्टली मांग करता है, ये तो लोकल बॉडीज़ के ऊपर है। देखो ऊपर जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि लोकल बॉडीज़, पंचायत लेवल, यहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिला है ना। किस तरीके से मिलना स्टार्ट हुआ वो हमने समझा। लेकिन अभी हम बात करें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की और बड़े लेवल की। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा प्लस जो हमारी राज्य के अंदर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो हमारी खासकर विधानसभा है, उनके अंदर महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं। इस वेमेन रिजर्वेशन बिल में मांग ये की गई है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए कम से कम 33%, कितनी 33% सीट्स को रिजर्व करके रखना होगा। और ये जो बिल है इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में एज अ 81st अमेंडमेंट बिल। और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, सितंबर 1996 में। आप ये देख सकते हो कितना पुराना मुद्दा है। लोकसभा में इस बिल को 1996 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, अभी तक ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि बार बार यहाँ पर इसको अप्रूवल मिलने में एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला। ये जो बिल है इसको वापस से 1996 के बाद फिर वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया 1998 में, फिर उसके बाद वहाँ पे भी फेल हो गया। देन फिर उसके बाद में 1999 में, देन 2002 में, 2003 में, फिर उसके बाद में आगे के यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ और भी ईयर्स थे, वहाँ पे भी बार बार इसको लाने की कोशिश की गई। लेकिन हमेशा यहाँ पर जो ये बिल है इसको मेजोरिटी में वोट नहीं मिल पाए, इस चक्कर में ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर में वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो बोला ये जाता है हमारी पूरी इंडियन पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें केवल 14% मेंबर्स महिलाएं हैं। केवल ओनली 40% ऑफ द मेंबर्स इन इंडियन पार्लियामेंट आर वेमेन, और यही अपने आप में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। लेकिन जब हम लोग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही कम परसेंटेज के साथ में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अपने लोअर हाउसेस के अंदर में। जबकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर रिकॉर्ड अच्छा है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है पॉलिटिक्स में, बट इंडिया में थोड़ा सा कम है। अब इस बिल को लेकर कई सारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो फेवर में गए। कई सारे लोग यहाँ पर लगातार इस बिल को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है, उनका कहना यह है कि आज के समय पर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर पेट्रियार्कल हैं। पेट्रियार्कल मतलब जो मेल है, जो पुरुष है, उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है वेमेन के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी इसको तोड़ना होगा, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपरली देना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। तो इतने सारे बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, है ना, नेशनल मूवमेंट के, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहीं, लेकिन वेमेन अभी भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर में अंडर रिप्रेजेंट हैं।
तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना अनिवार्य माना जा रहा है या आज के समय पर कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर महिलाएं अच्छे से लड़ सकती हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है महिला के पर्पज़ से, तो उन मुद्दों को भी उठाया जा सकता है, उन मुद्दों के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। और आज के समय पर कई सारे एविडेंस हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लोअर लेवल में, खासकर पंचायत लेवल में महिलाओं को आज के समय पर सीट्स मिलती हैं। तो विमेन एज अ पंचायत लीडर के तौर पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुलनेस हमने देखा है। जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो कि शराब के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल लगाया गया है जिस जिस एरिया के अंदर में पंचायत में जो महिला लीडर के तौर पर काम कर रही हैं, है ना। अच्छा ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के ऊपर काम किया जा रहा है। अदर जो वेमेन हैं उनकी हेल्प बेटर तरीके से की जा रही है। करप्शन थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा खाने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यही मेन चीज़ें हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं और भी बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जब महिलाओं को एक चांस मिलेगा बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में उतरने के लिए। समझ गए? आगे आते हैं। अब दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको थोड़ा सा देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज वेमेन्स रिजर्वेशन बिल, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक क्या है, राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता बताएं, ज़रूरत क्या है इसकी। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले पेज पर 2 रेलिवेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये वाला, अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटिकली रेलिवेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखो बात की जा रही है जो पीडब्ल्यूडी पॉपुलेशन है। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, यानी काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं आज के समय पर जो विकलांग हैं, उनके अंदर में असक्षमता है, इनएबिलिटी है, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब वो किसी ना किसी कारण की वजह से वो डिसेबिलिटी उनके अंदर में आई है, वो विकलांगता किसी ना किसी कारण की वजह से देखने को मिली है। तो जो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली पॉपुलेशन है, इनकी प्रॉपर नंबर में काउंटिंग हमारे पास में नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने नंबर में ये पर्सन्स आज के समय पर अवेलेबल हैं। ऐसा हमारे पार्लियामेंट्री पैनल ने ये जो क्वेश्चन है वो उठाया है, और इसके रिप्लाई में, इसके जवाब में हमारी सरकार ने एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या दिया है? सरकार ने बोला है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो भी डेटा आज के समय पर लिया जाता है वो ज़्यादातर जो हमारे पुराने सेंसस से जो जनगणना है उससे लिया जाता है ना। जो जनगणना कंडक्ट की जाती है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करता है, उससे डेटा लिया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे जो है उससे लिया जाता है। तो यहाँ से कुछ डेटा इकट्ठा करके तब जाके हम लोग यहाँ पर इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ज़्यादा सशक्त बनाने में, ज़्यादा पावरफुल बनाने का डिपार्टमेंट है, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। इस डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो सरकार ने यहाँ पर एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है। हम लोग कुछ यूनिक डिसेबिलिटी जो आईडी कार्ड्स हैं वो लोगों को दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग स्कीम्स के अंदर में कवर किए हैं। तो उनको आईडी कार्ड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल बात की जा रही है, कमेटी का कहना यह है कि आपके पास में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हर एक रिसोर्सेज का यूज़ करो, और जो भी यहाँ पर स्पेशली एबल पर्सनस हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, इनकी पॉपुलेशन का करेक्ट नंबर निकालो, और करेक्ट नंबर निकालने के बाद में इनका जो यहाँ पर वेलफेयर है उसके ऊपर मेन फोकस करो, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में फोकस करो। क्योंकि अभी तो सेंसस आ नहीं रहा है, क्योंकि सेंसस जो आखिरी सेंसस था वो 2011 का था, 2011 की जनगणना थी। और अभी जो यहाँ पर लेटेस्ट सेंसस आना था वो 2021 में आना था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं आ पाया, डिले हो गया। तो जब तक सेंसस नहीं आ रहा है तब तक आपने हर एक बचे कुचे सोर्सेस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद में जो करेक्ट डेटा है उसका यूज़ करके यहाँ पर जो भी यहाँ पे नंबर है पीडब्ल्यूडी पॉपुलेशन का, उसको निकाल के रखना है। अब ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर इंडिया में सिनेरियो क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, जो अलग से डेटा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा बैकग्राउंड नोट्स का, इसको बहुत ध्यान से सुना जो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी ना, अभी की कम से कम लेटेस्ट सेंसस है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पे जो डिसेबल पर्सन्स की संख्या है वो कितनी है,
हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन की 2.21% जो पॉपुलेशन है वो डिसेबल पर्सनस हैं, ठीक है। और इन 2.2% पॉपुलेशन में जो डिसेबल पर्सन की पॉपुलेशन है ना, इन 2.2% में 7.62% के आसपास जो डिसेबल पर्सनस हैं वो 0 से लेकर 6 ईयर्स वाले एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। 0 से 6 साल के यहाँ पर स्पेशली कह सकते हो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो इतनी पॉपुलेशन आज के समय पर अवेलेबल है। भारत ने जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स की बात करता है, एक बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट उसको हमने साइन भी कर रखा है, ठीक है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये कन्वेंशन किस चीज़ की बात करता है? जो डिसेबल पर्सनस है उनकी हक की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है। समझ गए? तो उस प्रकार के कन्वेंशन को हमने साइन भी किया हुआ है। उसके अलावा हमने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 इसको लेकर आए, एक कानून लेकर आया गया। और इस कानून के अंदर में जो पहले 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, यानी 7 प्रकार की जो विकलांगता है इसमें उसको रखा गया था, उन लोगों को सपोर्ट करने की बात की गई थी। लेकिन अब ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को बढ़ाकर 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो विकलांगता है, उनको यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया। अब जो ये डिसेबिलिटी के ऊपर जो मेन फोकस है ना, ये इंडिविजुअल से सोसाइटी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 मॉडल देखने को मिलते हैं। एक होता है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी और दूसरा होता है यहाँ पर हमारा सोशल या फिर कह सकते हो ह्यूमन राइट मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। 2 मॉडल्स आपको डिसेबिलिटी के सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जब बात करते हैं मेडिकल मॉडल की, तो इस मेडिकल मॉडल में जो एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर फिजिकली चैलेंज है ना, मेंटल इम्पेयरमेंट से गुजर रहा है, मेंटली हेल्थ यहाँ पर सही नहीं है, यानी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है। तो इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, जो ये डिसेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल में देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक पर्सन की जो जब वो डिसेबल होता है किसी कारण की वजह से, तो उसकी जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं, प्रॉपर वो काम करने योग्य फिर नहीं रह पाता है। सोशल मॉडल फोकस करता है हमारी सोसाइटी के ऊपर में। सोसाइटी जो समाज जो कि कई सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा देती है उन पर्सन्स के ऊपर में जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। वो यहाँ पर आपको सोशल मॉडल देखने को मिलेगा। अब हमारा जो संविधान है वो डिसेबल पर्सन को लेकर क्या बोलता है, थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। संविधान में जो आर्टिकल 41 है, अब आर्टिकल 41 तो हमारा DPSP है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने मेंशन कर रखा है जो हमारी सरकारें हैं उनके पास में एक इफ़ेक्टिव प्रोविज़न होना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे हमारे डिसेबल पर्सन है ना, ओल्ड एज पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनके राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, इन चीज़ों में सपोर्ट करना होगा। ये बात हमारे DPSP में मेंशन की गई है। तो यहाँ पर स्पेशली डिसेबल पर्सन्स के ऊपर भी मेन फोकस किया गया है। उसके बाद में आपको पता होगा हमारे संविधान के अंदर में जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल का जो स्टेट लिस्ट है, उस स्टेट लिस्ट में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिसेबल और अनएम्प्लॉयबल पर्सन है उनके रिलीफ की बात की जा रही है। ये वाला टॉपिक हमारे स्टेट लिस्ट में कवर किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर बात आती है जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे पर्सन्स हैं वो आज के समय में हमारी सोसाइटी में कई सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन, कई बार उनके साथ में भेदभाव होता हुआ नज़र आता है ना। इवन जो यहाँ पर वेमेन हैं, गर्ल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से गुजर रही हैं, उनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसी जो प्रकार की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगातार नज़र आ रही हैं। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा चैलेंज ये फेस कर रहे हैं वो है हेल्थ सेक्टर में। जो बहुत सारे नंबर में डिसेबिलिटीज़ हैं आज के समय में वो प्रिवेंटेबल है, यानी अलग अलग प्रकार की जो डिसेबिलिटी वाली सिचुएशन है ना उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, प्रॉपर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ज़्यादातर जो ये विकलांगता है इसको ठीक किया जा सकता है। ये एक दूसरा चैलेंज है, प्रॉपर हेल्थ केयर सेक्टर में उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करवाना। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पर डिसेबल पर्सन्स के लिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी स्पेशल स्कूल्स की, है ना। प्रॉपर ट्रेन टीचर्स नहीं देखने, प्रॉपर इनके लिए एजुकेशन मटेरियल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा इनके साथ में यहाँ पर भी भेदभाव हो जाता है। ये बहुत सारा जो चैलेंजेस है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार ने यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स को यहाँ पर चलाने की कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि वो क्या इनिशिएटिव अच्छे से लागू हो पा रहे हैं, उनको लागू होने में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आज भी ना कई सारी बिल्डिंग्स इंडिया में ऐसी हैं जो कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं है। उन बिल्डिंग्स में प्रॉपर रैंप वगैरह नहीं है, ठीक है। रैंप वगैरह क्या होता है, ऐसा जो जीना बना होता है ना, जीने पे चढ़ने के लिए एक तो आप नॉर्मल व्यक्ति वो जीने पे चढ़ सकता है, मान लो कोई डिसेबल पर्सन है वो कैसे चढ़ पाएगा, तो उसके लिए अलग से रैंप होता है जिसके थ्रू आराम से वो ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं आज भी कई सारी बिल्डिंग्स में नहीं है, कैंपेन्स में नहीं है,
है ना, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। इस वजह से जो डिसेबल पर्सन है आज के समय पर उनको प्रॉपर एक्सेस इन सब चीज़ों का नहीं मिल पा रहा है। और इसी तरीके से डिसेबल पर्सन के लिए जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये कहीं ना कहीं इनको कोटा देने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो डिसेबल पर्सनस हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में एक रिजर्वेशन मिलता है, एक प्रॉपर अलग से कोटा मिलता है डिसेबिलिटी सेक्शन के अंदर में। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर डिसेबल वाली पोस्ट हैं वो आज के समय पर खाली पड़ी हैं, वैकेंट पड़ी हैं, कोई उसको लेकर कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ये भी चैलेंजेस आज के समय पर डिसेबल पर्सन्स कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। फिर बात आती है वे फॉरवर्ड की, क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला प्रिवेंटिव एक्शंस, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी जो डिसेबिलिटी वाली सिचुएशन है वो प्रिवेंटेबल है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर का जो फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। केरला ने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अर्ली प्रिवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स और भी जगह पर स्टार्ट किए जा सकते हैं, जहाँ पर खासकर जो कॉम्प्रहेंसिव न्यू स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ना, ये जो प्रोग्राम है इसकी मांग ये है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर जो कमियां हैं उसको स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद में धीरे धीरे कोशिश करना उस बच्चे में वो सारी कमियां, वो जो डिसेबिलिटी है उसको दूर की जा सके। समझ गए। दूसरा काम क्या हो सकता है, अलग अलग स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेशन करना। देखो यहाँ पे एक जागरूकता फैलानी होगी, जागरूकता फैलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को हमारी केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलना चाहिए। राज्य सरकार को केंद्र सरकार प्रॉपरली एक फाइनेंशियल सपोर्ट करे, उनके हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के ऊपर फोकस करे, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर इनके लिए कुछ काम कर सकें। अब देखो डिसेबल पर्सनस को थोड़ा सा और मजबूत बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया में उठाए गए हैं, जैसे कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल स्टार्ट किया गया, एक्सेस इंडिया कैंपेन हो गया, दीनदयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम हो गई, असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेस हो गया, नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गया। इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स है वो स्टार्ट करे गए इंडिया के अंदर में। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो अगेन इक्योन स्ट्रेटजी यहाँ पर चलाई गई है, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं। कई बार सवाल डायरेक्टली बन जाते हैं दोस्तों। अब आप देखोगे, ये आप सोचोगे यार सर आपने बेकार में पढ़ा दिया, क्या फ़ायदा था इसका, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं संविधान में, डिसेबल पर्सन की क्या बात की जाती है। तो कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आपने सपोज़ कोई टॉपिक छोड़ लिया, वहाँ पर अगर आपको अब थोड़ा ज़रूरत है बोलने की, तो आप इस टॉपिक को लेकर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज आपके पास में आ चुकी होगी। देखो यूपीएससी ने इवन 2011 में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था, इंडिया एक घर है लाखों डिसेबल पर्सन्स का, लाखों डिसेबल पर्सन्स भारत में देखने को मिलते हैं। अब अलग अलग कानून के अंदर में उन डिसेबल पर्सन्स को क्या क्या बेनिफिट्स भारत में अवेलेबल करवाए गए हैं, ये आपसे पूछा गया। और ये यहाँ पर आप कह सकते हो 3 बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। इन तीनों में से बताओ कौन कौन से बेनिफिट्स डिसेबल पर्सन को भारत में अवेलेबल करवाए गए हैं। पहला, फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स, सरकारी स्कूल में इन लोगों के लिए 18 साल तक फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई गई है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस, इनके लिए यहाँ पर अलग से लैंड के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये बिजनेस को एक सेटअप कर सकें, उस लैंड में यहाँ पर इनको सपोर्ट देना। सेकंड, रैम्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, उसमें रैम्प्स को बनाना, यानी कि ठीक है, इनके लिए जैसे जीना चढ़ने का जो जगह है ना, वहाँ पर इनके लिए अलग से रैम्प बनाना, ताकि ये आराम से जो डिसेबल पर्सन है वो उस एरिया को क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो क्या ये सारी फैसिलिटीज़ इंडिया में प्रोवाइड करवाई जाती है, बेनिफिट्स इनको मिलते हैं अलग अलग लॉ में, इनमें से कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपने बताना है सही उत्तर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि डिसेबल पर्सन्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। समझ गए। चलो आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बगल में आपको दिखेगा, यहाँ पे बात की जा रही है एट 120 केरला रिपोर्ट्स मोस्ट डेथ फ्रॉम हीट वेव दिस ईयर, यानी कि अभी ये साल ना गर्मी तो दबा के पड़ी है, बारिश भी दबा कर हुई है, और बोला जा रहा है केरला के अंदर, नॉर्थ में तो यहाँ पर खूब बारिश हुई है, लेकिन साउथ में गर्मी पड़ी है खूब दबा के। 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई है केरला में अब की बार हीट वेव की वजह से। ये जून के अंत तक की बात की जा रही है, इस साल जून के अंत तक 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई हीट वेव की वजह से। और हीट वेव की वजह से सबसे ज़्यादा जान जाने वाला जो यहाँ पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जान गई है, वो जो स्टेट है वो यहाँ पर केरला है। और केरला के बाद में जो सेकंड स्टेट है वो है गुजरात, जहाँ पे 35 डेथ हुई हैं। उसके बाद गुजरात के बाद में है यहाँ पे तेलंगाना, जहाँ पर 20 डेथ हुई हैं। देन महाराष्ट्र, जहाँ पे 14 डेथ हुई हैं हीट वेव की वजह से। देन तमिलनाडु, देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर में 12 हुई हैं, वेस्ट बंगाल में 11 और मध्य प्रदेश में 10।
ठीक है, तो ये हीट वेव्स की वजह से हुई है। और सबसे कम डेथ कहाँ पे हुई हीट वेव की वजह से? तो सबसे कम डेथ है हिमाचल प्रदेश में, देन बिहार में, देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर सबसे कम डेथ हुई है, समझ गए। और दिल्ली के अंदर में केवल एक डेथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हीट वेव कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना हुआ है। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ सेक्टर है, इसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें ताकि इस प्रकार की डेथ से हम लोगों को बचा सकें। क्योंकि अगेन ये भी प्रिवेंटेबल डेथ है, लोगों को एक अच्छा मेडिकल सपोर्ट देके बचाया जा सकता है। क्वेश्चन यह है कि सर ये हीट वेव होता क्या है, आओ थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। हीट वेव की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपसे 2 बार इसके ऊपर मैं मेंस आंसर राइटिंग करवा चुका हूँ, याद आ रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग की थी हीट वेव को लेकर। तो जो हमारा IMD है, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD ने यहाँ पर बोला है कि देखो हीट वेव की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है। इनका कहना यह है कि मान लो एक प्लेन एरिया है, क्या एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा माउंटेनियस एरिया यानी कि हिली रीजन है, हिली रीजन यानी कि पहाड़ी इलाका है, हिमाचल वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो हमारा पहाड़ी इलाका है। तो जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में सपोज जो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा रहता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ 40 डिग्री सेल्सियस है। और जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है वो एरिया, तो जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हिली एरिया में कहीं ना कहीं सपोज मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हीट वेव क्या होगा? अब सपोज़ यहाँ पे दोनों ही जगह पर अचानक से सडनली अचानक से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए अचानक से, तो वो क्या कहलाएगा? हीट वेव कहलाएगा। एक झटके में गर्मी बढ़ जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे दिल्ली के अंदर में 40 डिग्री से एकदम से एक झटके में 46 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और हिली एरियाज़ में पहाड़ी इलाके में वो 30 से डायरेक्टली 36 डिग्री हो जाए, तो इससे क्या होगा? सीधा यहाँ पर ये हीट वेव वाली कंडीशन कहलाएगी। जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लोगों से यहाँ पे वो जो गर्मी है वो बर्दाश्त होनी बहुत मुश्किल हो सकती है। अब हीट वेव के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे पहला मोटिलिटी एंड मोर्बिडिटी, ये हम डिस्कस कर ही रहे थे। केरला में कितने लोगों की जान गई है, बाकी सारे कितने लोगों की जान गई है, तो इसकी वजह से लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है हीट वेव की वजह से। स्पेशली यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी को नहीं झेल पाते। प्लस इस हीट के बढ़ने की वजह से कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, लोगों का जो दिमाग है वो भी ख़राब होने लगता है ज़्यादा गर्मी के अंदर में। फिर उसके बाद में सेकंड जो इम्पैक्ट है वो है क्रॉप डैमेज। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा, और सूखा ज़्यादा पड़ेगा तो हमारी जो फसलें हैं वो भी सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी, फसलें ग्रो नहीं हो पाएंगी, तो क्रॉप जो फसल है हमारी वो ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। फिर थर्ड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब जब फसलें ख़त्म होंगी तो अच्छा जो खाना है, जो फूड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो मार्केट में प्रॉपरली जो अनाज है वो नहीं पहुंच पाएगा। अनाज नहीं पहुंच पाएगा लेकिन डिमांड बराबर है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस चक्कर में अनाज के दाम बढ़ जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई देखने को मिल जाएगी। प्लस गर्मी के अंदर में लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस भी देखने को मिलता है। ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है ना, तो लोगों की यहाँ पर जो क्षमता है काम करने की वो भी कम हो जाती है, ठीक है। कई सारे वर्कर्स यहाँ पे इतना काम नहीं कर पाते इतनी गर्मी के अंदर में, स्पेशली लेबर मजदूर यहाँ पर इतनी गर्मी में इतना कठिन काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है। उसके बाद एक और इम्पैक्ट, जंगलों में आग लगना, सूखा पड़ना, ये भी कहीं ना कहीं इंसिडेंसेस हीट वेव की वजह से नज़र आते हैं। समझ गए? तो ये टॉपिक भी खत्म किया। अब इस टॉपिक में आपने अलग से कई सारी चीज़ें पढ़ी, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हीट वेव की, हीट वेव क्या होता है, उसका साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो हम लोगों ने समझा। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग और एनालिसिस दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होती है रीडिंग करना, केवल आर्टिकल पढ़ लिया, ऊपर से समाप्त, न्यूज़पेपर बंद करके रख दो। और आपको ही पता है और मुझे ही पता है, क्योंकि हम भी मैं भी कई साल प्रिपेयर कर चुका हूँ, आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा एक न्यूज़पेपर किसी भी दिन का छूटा तो उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल है, वो वापस से कभी उठेगा नहीं। अब सीधा आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वो छूट गया जो छूट गया। इस वजह से कंसिस्टेंसी के साथ में आपने वीडियोस को फॉलो करना होता है, और मैं वीडियोस के अंदर में प्रॉपर मेन कोशिश करता हूँ बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में कि हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको डेटा निकाल कर देता रहूँ, और वो डेटा कहीं से भी लिया जाए, अलग अलग मंत्रालयों से लिया जाए, अलग अलग वेबसाइट से उठाया जाए, वो सारा डेटा मेरे देने की कोशिश होती है, ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ निकाल के आपने रख लिया है। अब आपको पता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये मेरे पास में नोट्स आज के समय पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। 1-2 दिन में मैं वापस ट्रैक पर आऊँगा और वापस यहाँ पे जो मॉर्निंग में वीडियो 8:30 बजे तक लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या है, वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, लेट होने के बाद भी मैं यार जल्दबाजी करना नहीं चाहता, जल्दबाजी करने से सारा का सारा जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगा वीडियो का, समझ गए। तो आज का जब आप एडिटोरियल सेक्शन देखते हो
तो आज का एडिटोरियल सेक्शन हमारा पूरी तरह से बेकार है, यानी कि हमारे लिए आज का एडिटोरियल काम का नहीं है कुछ भी। लेकिन आपको पता होगा एक एडिटोरियल पेंडिंग चल रहा है आसियान वाला, तो वो वाला एडिटोरियल आज हम इसको ज़रूर से कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज का एडिटोरियल काम का क्यों नहीं है। सबसे पहला ये वाला आर्टिकल है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को लेकर बात कर रहा है, 3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरी चीज़, इसको लेकर प्रॉपर आपसे आंसर राइटिंग करवा चुका हूँ। आपने इसके ऊपर आंसर लिख चुके हो ना, जिन्होंने लिखा है उसको पता होगा। अब कई सारे लोग नए होंगे, वो कहेंगे, और उनको जायज़ भी उनका कहना कि सर हम नए हैं, हम क्या करें, हमने तो पहले पढ़ा नहीं है, क्योंकि ढेर सारे लोग रोज़ाना नए जुड़ रहे हैं। तो उनके लिए मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ये आर्टिकल मैंने पढ़ाया आपको 13 जुलाई का, 13 जुलाई को मैंने पढ़ाया है। करना क्या है, आप यूट्यूब पर जाओ, यहाँ तक पहुँच चुके तो यूट्यूब पर इस वीडियो को ऑफ करना और यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, सर्च बॉक्स में 13 जुलाई 2023 द हिंदू बाय दीपक यादव, इतना ही डाल दोगे, वीडियो आ जाएगा। और वीडियो जब आएगा उसका थंबनेल लगा हुआ है, डूब जाएगी दिल्ली, बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, इस प्रकार का थंबनेल यहाँ पे लगा रखा है। उस वीडियो में जब जाओगे ना, तो उस वीडियो में आपको मैं टाइम स्टैम्प भी बता दे रहा हूँ, आपको कोई इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। 37 मिनट 35 सेकेंड, 37 मिनट 35 सेकेंड पर पहुँचना है। 37 मिनट 35 सेकेंड पर जैसे आप पहुँचोगे, आपको फ्रंट पेज पर यह वाला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा एनआरएफ को लेकर, वहीं से आप इसको कवर कर सकते हो। तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल को ले, मतलब एडिटोरियल क्या होता है ना, एक ही टॉपिक को लेकर 100 बार राइटर लिख देता है, तो उसको इतना घोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये वाला एडिटोरियल ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये भी अच्छा है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, कल ही बात की हमने इसके बारे में। कल मैंने पूरा विस्तार से आपको पूरा बिल समझाया, क्या चैलेंजेस हैं, क्या यहाँ पर इसके फ़ायदे हैं, प्लस क्या इशू है, लोग क्यों यहाँ पे कंसर्न उठा रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। ठीक है, तो इसको आप कल वाले वीडियो से पढ़ सकते हो। नाउ हमारा जो पेंडिंग आर्टिकल था, फटाफट उसको कवर करते हैं। हमारा परसों का या फिर परसों से पहले का एक एडिटोरियल रह गया था ये वाला, तो जो राजीव भाटिया साहब हैं, इन्होंने लिखा था आसियान के बारे में। आसियान में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या इसका विजन है, क्या चैलेंजेस है, वो यहाँ पे समझाया था। और आज इस वाले एडिटोरियल को पढ़ के मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस वाले आर्टिकल से मैंने कुछ मतलब 15-20 पॉइंट निकाल लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको हेल्प कर सकते हैं। यानी इस आर्टिकल को भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको समरी दे रहा हूँ ना, वो काम की है। तो स्क्रीन पर आप नीचे की साइड में देख सकते हो ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया। रीज़न ये है 56 यानी 56वीं जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती है आसियान की। आसियान क्या है, आसियान बेसिकली एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, 10 कंट्रीज इसके अंदर आसियान के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। इनका 56वां फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ, अभी जुलाई में हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल यहाँ पे राइटर ने लिखा है। पहले तो ये आसियान का विजन समझाते हैं कि आसियान का विजन क्या है। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं आसियान ग्रुप के अंदर है, वो 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारी की सारी 10 कंट्रीज़ आपको आसियान में देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी देशों का मेन मकसद है कि साथ में मिलकर ट्रेड करें, है ना, साथ में मिलकर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। प्लस यहाँ पे जो आसियान देशों के जो सिटीजन्स हैं, लोगों के वहाँ पे जो नागरिक हैं उन देशों के, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ये यहाँ पर एक विजन है आसियान का। लेकिन कहीं ना कहीं जो आसियान ग्रुप है, ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस को फेस कर रहा है पिछले कुछ समय पर। सबसे पहला चैलेंज है चाइना। चाइना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो अपना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करने की कोशिश की है आसियान के मेंबर स्टेट्स के साथ में। अब आसियान में लाओस भी आता है, कैम्बोडिया भी आता है, म्यांमार भी आता है, ये तीनों देश कहीं ना कहीं आज के समय में चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर देखने को मिलेंगे। तो कभी भी ये जो आसियान कंट्रीज साथ में इकट्ठा होती हैं और बातचीत करती हैं, कभी चाइना की आलोचना की बात आती है तो ये 10 की 10 कंट्रीज़ कभी भी चाइना के खिलाफ मिलकर आलोचना नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो कि चाइना के ऊपर निर्भर हैं। समझ गए, तो चाइना की निंदा ये लोग कर भी नहीं पाते हैं। जबकि फिलीपींस एक ऐसा देश देखने को मिलेगा जिसके जो इशू हैं, जो इसके रिलेशंस है, वो चाइना के साथ में बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। चाइना के साथ में डिस्प्यूट्स नज़र आता है साउथ चाइना सी में। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 4 कंट्रीज़ वो हैं जिनका एटीट्यूड चाइना के प्रति थोड़ा सा फेवरेबल है, थोड़ा नरम है ये, और चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइना है वो अपना प्रेजेंस आज के समय पर आसियान कंट्रीज़ में बढ़ा रहा है। और चाइना की जो ये हरकतें हैं, इन हरकतों को लेकर जब भी क्वेश्चन उठता है तो ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो आज के समय पर चाइना के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। तो आसियान में पहला चैलेंज यही है। और इवन यहाँ पर बोला जाता है कि जो ये रिलेशनशिप है ना अमेरिका और चाइना के बीच में, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आसियान के लिए एक चिंता वाली बात बन सकता है। इवन यहाँ पर चाइना के अकॉर्डिंग बात करें तो चाइना ये बोलता है
कि आज जो रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका की वजह से यहाँ पर रिलेशंस ख़राब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता चाइना के पीसफुल राइज को। चाइना तेज़ी से बढ़ रहा है, अमेरिका कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना के खिलाफ एग्रेशन में खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चाइना को बोलता है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अग्रेशन दिखा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर यूएसए चाइना के अंदर में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। और आसियान जो है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं आज के समय में आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, यानी जिसको हम लोग AOIP के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को प्रेफर करता है। ठीक है, तो आसियान ग्रुप का मेन मकसद है यहाँ पर कि मैरीटाइम कॉपरेशन करना, कनेक्टिविटी बना के चलना, प्लस साथ में इकोनॉमिकली कॉपरेट करना, व्यापार करना। लेकिन ये इनकी बस खाली सोच है, इसको लागू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आसियान ग्रुप आज के समय पर एक और चैलेंज फेस कर रहा है। दूसरी चीज़, आसियान देशों के अंदर में एक देश आता है म्यांमार। अब म्यांमार में क्या हालात हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा क्या हालात हैं। म्यांमार के अंदर में सिचुएशन ये है कि वहाँ की मिलिट्री ने पूरी तरह से म्यांमार को कब्जा रखा है। पूरी मिलिट्री यहाँ पर म्यांमार को रूल कर रही है। म्यांमार के अंदर में जो लोग वहाँ के नागरिक हैं, जो उनके सिटीज़न हैं, उनको भी मिलिट्री मार रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप है वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रही है। म्यांमार में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, सारा का सारा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में है। कई बार म्यांमार को लेकर जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो ना, उनके ऊपर आलोचना होती है कि आसियान कंट्रीज़ साथ में मिलकर, क्योंकि 10 देश हैं तो म्यांमार एक हो गया, अरे बाकी तो 9 देश बचे ना, वो दोनों बाकी 9 देश मिलकर क्या कर सकते हैं, म्यांमार की सिचुएशन को सुधार सकते हैं। लेकिन कभी भी म्यांमार की सिचुएशन पर भी इनका यूनाइटेड पोजीशन नहीं देखने को मिला। कभी भी ये देश एक साथ नहीं खड़े हो पाए म्यांमार की सिचुएशन के ऊपर। कहीं ना कहीं इनके अपने अपने इश्यूज़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आसियान ग्रुप के अंदर में जो एक यूनिटी है ना, वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक तरफ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके रिलेशंस चाइना के साथ में बहुत अच्छे हैं, एक तरफ फिलीपींस नाम का कंट्री हो गया जिसके चाइना के साथ रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसे देश भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चाइना का इन्फ्लुएंस कुछ कंट्रीज़ को लेकर है, कुछ कंट्रीज़ को लेकर नहीं है। तो आसियान ग्रुप अगर साथ में बैठेगा तो वो ग्रुप कहीं ना कहीं जो डिसीजंस है उसको प्रॉपरली नहीं ले पाएगा, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो उनको हमेशा से फेस करने पड़ेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, एक कह सकते हो कि ये हमें समझ में भी आ रहा है एग्जैक्टली। अब आसियान का जो इंपॉर्टेंस है वो भारत के लिए भी बहुत है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पर आसियान के इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया। स्पेशली यहाँ पर आसियान इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है, तो यहाँ पे हम लोग चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं इन देशों के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करके। प्लस यहाँ पर कह सकते हो आज के समय पर नए नए एरियाज़ के अंदर में एक्सप्लोर किया जा रहा है, जैसे साइबर, फाइनेंशियल और मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया और आसियान कंट्रीज़ मिलकर बात कर सकते हैं। इंडिया और आसियान आपस में मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन कर सकते हैं। तो भारत के लिए आसियान का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आसियान में कई सारे देश ऐसे हैं जिनके रिलेशंस भारत के साथ में अच्छे हैं। भारत उनके साथ में अच्छा व्यापार कर रहा है। फिलीपींस को कई सारे जो डिफेंस आइटम्स है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई सारे ट्रेड डील कर चुके हैं फिलीपींस के साथ में। तो यहाँ पर इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, तो आसियान का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए है। इंडिया को प्रॉपरली सभी कंट्रीज़ को साथ में लेकर चलना होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये यहाँ पर इस एडिटोरियल के अंदर में राइटर ने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वैसे तो हमारा पूरा डिस्कशन समाप्त हो चुका है, लेकिन अच्छा एक आर्टिकल रह गया फ्रंट पेज पर, ये वाला फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी यहाँ पर संजय मिश्रा साहब हैं, इनका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया है। देखो मैटर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको वो समझाता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं समझाया तो फिर मतलब कि आप ये आर्टिकल समझ नहीं पाओगे। बात है 11 जुलाई की। 11 जुलाई तारीख निकल चुकी है, आज 28 जुलाई है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संजय मिश्रा है, संजय मिश्रा आज के समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की जो बॉडी है ना, उसके डायरेक्टर हैं। और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संजय मिश्रा हैं इनको रिज़ाइन करना होगा, अब इनको अपना टेन्योर समाप्त करना होगा। 31 जुलाई को यहाँ पर इनका टेन्योर समाप्त हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था संजय मिश्रा को बार बार इनका टेन्योर एक्सटेंड कर देती है सरकार। कई सालों से यहाँ पर ये एज अ डायरेक्टर की तरह सर्व करते हुए आ रहे हैं, आगे हम इनको बाकी सर्व नहीं करने दे सकते। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और 31 जुलाई की लास्ट डेट रख दी थी। बीच में यहाँ पर सरकार ने बोला कि अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास में FATF बॉडी है, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की जो बॉडी है, उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रिव्यू है वो चल रहा है। क्योंकि FATF के अंदर में जो है ना, हमारा देश जो है, मतलब हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। FATF में एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें हमारे देश को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिप्रेजेंट करता है। तो FATF का रिव्यू चल रहा है, तो उस दौरान यहाँ पर हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को नहीं हटा सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट से बोल दी थी सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जो फैसला है उसको बदल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, जब तक यहाँ पर ये एफएटीएफ का इवैल्यूएशन चल रहा है, जब तक ये एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है, तब तक के लिए यानी कुछ समय के लिए 15 सितंबर तक हम ये डेट बढ़ा सकते हैं बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का जो टेन्योर है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दिया, यानी कि 15 सितंबर तक अब संजय मिश्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर बने हुए रहेंगे 15 सितंबर तक। नहीं तो फिर अभी 3 दिन बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाता, 31 जुलाई को यहाँ पर कह सकते हो ये डायरेक्टर के पद से हट जाते। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा मैटर चल रहा था। तो कब? 15 सितंबर को यहाँ पर इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। नाउ अब इसी आर्टिकल से निकल कर आता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, प्लस एफएटीएफ दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है। जब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो कई बार मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। 1 मई 1956, 1 मई 1956 को ये बॉडी बनाई गई थी। उस समय पर इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था, फिर बाद में अगले साल इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। पैसों से संबंधित कोई भी मैटर होता है उसके अंदर तहकीकात करने का काम, उसके अंदर कार्रवाई करने का काम इस बॉडी का है। ये बॉडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में स्पेशली आती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 प्रकार के लॉज को लागू करने का काम करती है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का कोई इशू है जो इस एक्ट के अंदर में आ रहा है, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, तो वैसा कोई इशू निकल कर आ रहा है तो इस एक्ट के तहत देखा जाएगा। लेकिन देखेगा कौन? वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर में अगर आप देखोगे तो एक इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में, और जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसके हेड देखने को मिलते हैं, और वो हेडक्वार्टर हेड के थ्रू हेड किया जाता है जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो होते हैं वो इसको हेड करते हैं। प्लस इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, 10 जोनल ऑफिसेज हैं और 11 सब जोनल ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हमारे रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज के आईएएस ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, ये सभी ऑफिसर्स देखने को मिल जाते हैं। नवंबर 2021 में हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर अलाउ कर दिया था, केंद्र सरकार से बोला था कि आप जो सीबीआई होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन दोनों ही बॉडी के जो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं उनका टेन्योर आप बढ़ा सकते हो। पहले 2 साल का टेन्योर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने बोला आप टेन्योर बढ़ाकर इनका 5 साल कर सकते हो, धीरे धीरे करके 1-1 साल का टेन्योर आप बढ़ा सकते हो। तो अभी क्या हो रहा था कि जो हमारे संजय मिश्रा हैं जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं, इनका भी टेन्योर इसी प्रकार से लगातार बढ़ाते हुए चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे इनका टेन्योर बार बार बढ़ाना सही नहीं है। इस वजह से इनको 31 जुलाई को अपनी जो टेन्योर है वो ख़त्म करनी होगी। बट अभी इसको बढ़ा दिया, टेन्योर को 15 सितंबर तक कर दिया। रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है। तो एफएटीएफ क्या है? यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कई सारे देश यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं, उन देश की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काम करती है, यानी कि अगेन वही मनी लॉन्ड्रिंग का काम जो कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, इसके खिलाफ यहाँ पे कदम उठाती है, जो कि हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी करता है। तो इंडिया को एफएटीएफ में रिप्रेजेंट करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एफएटीएफ की जो रिव्यू है उसी के बेसिस पर अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, उनको बनाया रखा है 15 सितंबर के लिए, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। समझ गए? तो एफएटीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, आतंकवाद को जो फाइनेंसिंग मिलती है, इसके ऊपर कंट्रोल करना, ये सारा काम है। इसका हेडक्वार्टर एफएटीएफ का कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली पेरिस के अंदर में जो ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एफएटीएफ में आज के समय पर 39 मेंबर्स हैं, है ना, और इस 39 मेंबर में इंडिया भी इसका एक हिस्सा है, इंडिया भी एफएटीएफ का मेंबर है। और इंडिया एफएटीएफ के मेंबर के साथ साथ, यानी कि जो ये 39 मेंबर्स हैं ना, इन 39 मेंबर्स के अंदर एक तो पूरा यूरोपियन कमीशन हो गया, दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, और इंडिया भी इसका मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। एफएटीएफ 2 लिस्ट को बना के चलता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का मतलब है, ग्रे लिस्ट को हम लोग वार्निंग लिस्ट भी बोलते हैं, कि किसी भी देश में अगर आतंकवाद को फंडिंग मिलती है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस देश को यहाँ पर पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में डालेंगे, फिर अगर तब भी वो नहीं मानेगा तो उठा के उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने से होगा क्या? जो भी कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाएंगी उसके बाद उन देशों को कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। उस देश में भले ही इकोनॉमी को लेकर कितने बुरे हालात हो जाएं, अगर उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या कहीं पे इंटरनेशनल बॉडी से पैसा उठाना हो तो वो पैसा नहीं दिया जाता उसे। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये जो बॉडीज़ है वो फेस करने लगती हैं। तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में आज के समय पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी।
वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ईरान और नॉर्थ कोरिया दो देश आपको आज के समय पर ब्लैक लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया गया, लगातार सपोर्ट किया गया, जिस वजह से आज के समय पर ये ब्लैक लिस्ट में है। समझ गए? तो ये था यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से मिला होगा, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा और सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने आज की पढ़ ली हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन था, एंशिएंट साउथ इंडिया के रेफरेंस में कुछ नाम दिए गए हैं, कोरकई, पोम्पुहर, मुचिरी। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे ये आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट्स। पोर्ट्स के लिए यहाँ पर ये एरिया जाने जाते थे, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, कहाँ कहाँ के जो पोर्ट हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे मोटा मोटा मैंने आपको इसका जो आंसर है वो बता दिया है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।